हैमर के द्वारा फोर्स लगाया जाएगा और वो हॉट आयरन के ऊपर लगेगा. एज ए रिजल्टेंट द शेप एंड साइज ऑफ द आयरन विल बी चेंज. व्हाट नेक्स्ट? और किसी को कोई डाउट? अच्छा चलिए फिर मैं पूछ लेता हूं, बताइए. अगर नेट फोर्स जीरो होगा, अगर नेट फोर्स जीरो होगा तो क्या ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी होगी? अगर नेट फोर्स जीरो होगा तो भी क्या ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी होगी, या दूसरे शब्दों में कहें तो क्या ऑब्जेक्ट अभी भी मोशन में होगा? बताइए. प्रत्युष का आंसर है नो और समीर का आंसर है यस. स्वाति का आंसर है नो. प्रियांश नो. क्या बात कर रहे हो भाई? अगर नेट फोर्स जीरो होगा तो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं होगा. अनिश का आंसर है यस. होगा ना मोशन में. मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर दोनों साइड से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है. 10 न्यूटन इधर से भी और 10 न्यूटन इधर से भी. तो क्या ये ऑब्जेक्ट अभी भी मोशन में होगा? क्वेश्चन तो यही है. क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा? ऑफ कोर्स मूव करेगा. क्यों नहीं मूव करेगा? और न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि बॉडी विल मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन. तो स्टेट ऑफ मोशन का मतलब क्या है? या तो वो मोशन में रहे या तो वो रेस्ट में रहे. तो अगर जो मोशन में होगा वो मोशन में ही रह जाएगा, जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रह जाएगा. सो अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स जीरो हो रहा है, दैट मीन्स इफ नेट इज इक्वल टू जीरो, तो ये ऑब्जेक्ट हमेशा मोशन में ही रहेगा. ठीक है. तो अगर मोशन में था तो मोशन में रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रह जाएगा. हाँ, लेकिन जो मोशन में रहेगा वहां पर इसके पास जो वेलोसिटी होगी वो होगा कांस्टेंट. मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगा. अगर वेलोसिटी चेंज हो जाता है दैट मीन्स स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा, है ना. ठीक है. सो ऐसा कोई जरूरी नहीं है. अगर नेट फोर्स जीरो हो जाए तो ऑब्जेक्ट मोशन में भी हो सकता है और रेस्ट में भी हो सकता है. क्लियर सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर नेट फोर्स जीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा. ट्रू और फॉल्स? ठीक है. क्वेश्चन है, एक डाउट है किसी को. कौन है? हाँ, समीर अनंत. When we sit in bus, we are at motion और rest. देखिए समीर, जब भी कोई आपसे अब ये सवाल पूछे, एक मिनट रौनक, एक मिनट होल्ड करते हैं उस क्वेश्चन को. एक डाउट है उसको देख लेते हैं. क्वेश्चन ये है कि when we sit inside a bus, whether we will be in motion और rest, क्या कहेंगे उसको? अगर हम लोग एक बस के अंदर, चलते बस के अंदर बैठ गए तो क्या हम लोग मोशन में हैं या रेस्ट में? क्या कहेंगे? मोशन में. देखिए, ये मैं स्टार्टिंग में ही बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि मोशन और रेस्ट ये रेस्पेक्टिव टर्म है. तो हम ये नहीं कह सकते कि वो आदमी जो बस, चलते हुए बस के अंदर बैठा हुआ है वो हमेशा मोशन में ही होगा कि रेस्ट में होगा. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो अगर कोई आपसे ये सवाल पूछता है कि बताइए ये मोशन में होगा कि रेस्ट में होगा, तो सबसे पहले आपको कहना चाहिए कि सर विच फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस खुद बस है तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, और अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस बस के बाहर बैठा हुआ है तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में भी हो सकता है और रेस्ट में भी हो सकता है. अगर वो आदमी जमीन पर खड़ा है, बाहर रोड पर खड़ा है, तो उसके रिस्पेक्ट में बस मूव करता हुआ नजर आएगा. लेकिन जो आदमी तुम्हारे साथ बस में ही बैठा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में तुम रेस्ट में नजर आओगे. So we can't exactly say that whether he will be in motion or rest.
इट डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि देखने वाला पर्सन कहाँ है, जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है वो कहाँ है। क्लियर है समीर? तो ये मैं पहले ही बोला था कि देयर इज नो एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट इन द यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में कोई एब्सोल्यूट और रेस्ट और मोशन नहीं होता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो आदमी बाहर बैठा है ये उस बात पर डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है। क्लियर है सबको? अच्छा, इससे पहले वाला एग्जांपल जो था वो ये था कि अगर एफ नेट 0 हो जाए तो क्या एक्सेलरेशन भी 0 होगा? ट्रू और फॉल्स? तो फटाफट आंसर बताइए इसका, जल्दी जल्दी। ओके, समीर का कहना है फॉल्स। फॉल्स। ओके, फॉल्स। और कोई? यस अनीश, फिर से बोल रहा हूं। इफ एफ नेट ऑन अ सिस्टम या ऑन अ ऑब्जेक्ट इज 0, देन एक्सेलरेशन मस्ट बी 0। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नेट 0 है तो उसका एक्सेलरेशन भी 0 होगा, ये जरूरी है। ओके, सबका आंसर है फॉल्स, मेरा आंसर है ट्रू। अगर एफ नेट 0 होगा तो एक्सेलरेशन को 0 होना ही पड़ेगा, बिकॉज एफ नेट इज इक्वल टू हो जाता है मास इंटू एक्सेलरेशन। क्योंकि मास तो 0 हो नहीं सकता, मास 0 नहीं हो सकता है तो 0 किसको होना पड़ेगा? एक्सेलरेशन को ही 0 होना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन 0 होगा तभी जाकर के एफ नेट 0 होगा। अदरवाइज अगर एफ नेट 0 नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन भी 0 नहीं होगा। ये मैंने बताया था आप लोगों को, आपके नोट्स में मैंने लिखवाया है, आपने पढ़ा नहीं है, रिवीजन नहीं किया आप लोगों ने। क्यों? चलिए एक और सवाल। अगर वेलोसिटी थोड़े टाइम के लिए 0 भी हो गया तो एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। ट्रू और फॉल्स? If velocity not equals to 0, if velocity equals to 0, then acceleration is equal to 0. ये always true है, always. Is it true or false? False. अगर वेलोसिटी 0 होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा। Is it true? स्वाति false. समीर का कहना है सही है, ट्रू। रौनक का कहना है फॉल्स। अच्छा, फॉल्स वाला हमें एक एग्जांपल बता दीजिए कि क्यों फॉल्स है। अगर वेलोसिटी 0 होगा तो एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, ऐसा कोई केस है क्या? जितने लोगों ने फॉल्स आंसर दिया है, क्यों आंसर दिया है? व्हाट इज योर जस्टिफिकेशन? बताइए बताइए। कोई तो बोलो, बहुत सारे लोगों ने फॉल्स बोला है। आपने क्या सोचकर फॉल्स बोला? अगर वेलोसिटी 0 होगा तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा, ये कंपलसरी है। ऐसा कोई केस बताइए जहां पर एक्सेलरेशन 0 नहीं होता हो। ऐसा मैं बहुत सारा केस बता सकता हूं जहां पर एक्सेलरेशन 0 होता है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, तो यहां पर नेट फोर्स 0 होगा, तो ये अगर रेस्ट में है v इक्वल टू 0 तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। ये मेरा एग्जांपल है। अब बताइए किस केस में वेलोसिटी 0 हो जाएगा लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा? बोलो बोलो। भूल गए सर, रिवीजन नहीं करते हो तुम लोग।
स्प्रिंग फोर्स, इन स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, करेक्ट, सही है। स्प्रिंग फोर्स में एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए कि इसी ब्लॉक को एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया जाए, है ना, और ये ब्लॉक को खींच दिया जाए इसके मैक्सिमम दूरी तक, मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक, क्लियर। सो यहां पर ब्लॉक जो मैक्सिमम पोजीशन होगा यहां पर, अब ये इससे आगे नहीं जा सकता है, दैट मीन्स वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। लेकिन इस पर पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है अभी भी ड्यू टू स्प्रिंग, इसका मतलब इसके वजह से कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी होगा। तो मैंने बताया था कि अगर वेलोसिटी फॉर इंस्टेंट जीरो होता है तो एक्सेलरेशन जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो यहां पर वेलोसिटी इंस्टेंट टाइम के लिए, थोड़े से टाइम के लिए वेलोसिटी जीरो हो रहा है, दैट मीन्स कि एक्सेलरेशन जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सेकंड एग्जांपल, अगर आप किसी बॉल को थ्रो करते हैं वर्टिकली अपवर्ड, तो मैक्सिमम हाइट पर जाकर के इसका वेलोसिटी हो जाता है जीरो, एट दिस पोजीशन v इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो। लेकिन उस पोजीशन पर अभी भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा होता है, दिस वैल्यू विल बी जी। तो वेलोसिटी जीरो होते हुए भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी जीरो हो जाए तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, ठीक है। हाँ, अगर ये दिया होता कि इफ वेलोसिटी इज जीरो फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत देर से वो रेस्ट में है, तब जाकर के एक्सेलरेशन जीरो होगा। पॉइंट को समझिए, ध्यान में बैठाइए, मैं ये दोबारा रिपीट कर रहा हूं। आप लोग वीडियो रिव्यू किया करिए, वीडियो देखिए वापस, प्रीवियस वीडियो देख के रिवीजन करते रहिए, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, if area is increased pressure will decrease, true or false? If area is increased pressure will decrease, true or false? शमीर का आंसर आया ट्रू। ओके समीर। सौम्या फॉल्स, स्वाति ट्रू, रौनक ट्रू, सतीश ट्रू, अनीश ट्रू, आर्या ट्रू, अंशुल ट्रू, ओके। तो सिर्फ सौम्या ने इसको फॉल्स बताया। क्यों सौम्या? प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, फोर्स अपॉन एरिया। सो अगर हम लोग एरिया को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज ही तो होगा। सही तो बोला था, जरूरी थोड़ी है तो मैं हर बार गलती बोल दूंगा। यस इट इज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स अप्लाइड बाय गैस, the force applied by gas on its wall of container is always perpendicular to the surface, true or false? The force applied by gas on the wall of its container is always perpendicular to the surface, true or false? Anish false, okay. Sameer false. रौनक false. अच्छा सब लोग false बोल रहे हैं, रीजन क्या है? कौन सा ऐसा केस है जहां पर वो परपेंडिकुलर नहीं होता है, जरा ये भी बताओ। कोई तो ये वजह होगी ना फॉल्स बोलने की, क्यों फॉल्स है? अंशुल ने बोला ट्रू, अच्छा देखा कि ये तो फॉल्स वाले सो कॉल नोटिस जारी हो गया, एक काम करो ट्रू बोल देते हैं। अरे बताओ इसमें ट्रू क्यों है? क्या सब जगह परपेंडिकुलर ही होता है क्या? हाँ, फोर्स ड्यू टू गैस सब जगह परपेंडिकुलर ही होता है क्या? यस समीर,
यस, वेरी गुड रौनक। सो गैस के द्वारा जो भी हम लोग फोर्स लगाया जाता है ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री। इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू 90 डिग्री। बताया तो था, रिवीजन नहीं हुआ तो सब मीट लोड़ा फड़ पत्थर हो गए, कुछ भी याद नहीं है। कुछ भी याद नहीं है। देखो ये सब अंदर अंदर गैस है सब जगह। तो ये गैस क्या कर रहे हैं, वॉल के ऊपर हमेशा जो फोर्स लगाएंगे दैट विल बी द परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये 90 डिग्री ही लगाएगा और ये हमेशा ट्रू है, दिस इज ऑलवेज ट्रू। सो आज रिवीजन यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमें चाहिए प्रॉपर रिवीजन। मैं कभी भी किसी को अनम्यूट करके बोलने के लिए बोल सकता हूं, तो बी प्रिपेयर्ड। रिवीजन आप लोग नहीं कर रहे हो, तो ये दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग टू ऑल ऑफ यू। रिवीजन करके आइए प्लीज, है ना। चलिए सो स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक, दैट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन लेक्चर नंबर 1। ये आज हम लोगों का फ्रिक्शन का फर्स्ट लेक्चर होगा। तो इंट्रोडक्शन है फ्रिक्शन का। चलिए ओके, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द फ्रिक्शन। देखिए गैलीलियो तो आपने एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और वो एक्सपेरिमेंट क्या था, वो एक्सपेरिमेंट ये था कि इस तरह का उन्होंने एक ब्लॉक बनाया और बोला कि ये हो गया हमारा जमीन, ठीक है। तो यहां से उन्होंने बॉल को छोड़ा, हाँ, और बॉल को छोड़ा तो उन्होंने सोचेगा अच्छा ये बॉल तो ऐसे नीचे आ रहा है, क्लियर है ना। तो ये जब बॉल नीचे आएगा यहां पर टकराएगा, हाँ, टकराने के बाद ये सीधे चला जाएगा, ऐसा इधर की तरफ ये मूव करता हुआ चला जाएगा। उन्होंने एक्सपेरिमेंट का ये सेटअप इसलिए किया कि उन्होंने ये सोचा कि लोग कहते हैं, ऐसा लोग कहते हैं कि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना उसको बिगाड़ा जा सकता है। इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, दैट इज कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो सिर्फ बदला जा सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऐसा गैलीलियो को पता था। सो मिस्टर गैलीलियो ने एक सेटअप तैयार किया जहां पर एक बॉल को पार्टिकुलर हाइट से ड्रॉप किया गया। लेट सपोज दिस हाइट इज h। सो यहां से बॉल को ड्रॉप किया गया, दैट मीन्स कि इसके पास पहले से पोटेंशियल एनर्जी कुछ रहा होगा mgh, अगर इस बॉल का मास होगा m, ठीक है। सो एज पर गैलीलियो जिनके पास नॉलेज था वो ये था कि जो इसके पास एनर्जी है दैट एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv²। तो इतना इसके काइनेटिक एनर्जी में बदल जाना चाहिए। अगर ये एनर्जी कंजर्व होता है तो इसका वेलोसिटी कभी जीरो नहीं होना चाहिए। यहां से अगर ये ड्रॉप किए तो ये बढ़ते चला जाना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यहां पर जो इसका एनर्जी था वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, विच इज ट्रू। सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन हुआ क्या, जो बॉल ड्रॉप किया गया वो कुछ दूर जा करके और ये बॉल यहां पर रुक गया, सो वेलोसिटी जीरो हो गया। तो उन्होंने बोला कि अगर यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो था तो ये बॉल रुकना नहीं चाहिए था। ये बॉल रुका क्यों? इसके पीछे रिसर्च करने लगे। फिर उनको दिमाग में क्लिक किया कि हो सकता है कि कोई ना कोई फोर्स इसको रोक रहा होगा। बाद में उसी फोर्स को एक नाम दे दिया गया जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। उन्होंने बोला कि ये फ्रिक्शन फोर्स ही है जो इसके मोशन को अपोज किया, है ना। फ्रिक्शन मतलब एन अपोजिट फोर्स और रेजिस्टेंस टू रिलेटिव मोशन। इसी फोर्स को उन्होंने नाम दिया फ्रिक्शन फोर्स।
तो बेसिकली जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो क्या करता है, वो मोशन को अपोज करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो सबसे पहला होगा डिफिनेशन व्हाट इज। ओके रौनक, फिर से मैं बता देता हूं। देखिए ये जो सेटअप था कुछ ऐसा था, है ना। तो हम लोग सब लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी, सब लोग जानते हो ना। डू यू नो पोटेंशियल एनर्जी? द एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। नहीं पता? अच्छा, सो लेट्स फॉरगेट अबाउट पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, जब जरूरत पड़ेगा तब इंट्रोड्यूस कर देंगे। फिलहाल हमें जो चाहिए मैं उस चीज को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। मान लीजिए कि एक बॉल है यहां पर और इसके पास कुछ एनर्जी होगा 10 जूल के बराबर, है ना। तो इसके पास कुछ एनर्जी है 10 जूल के बराबर। ठीक है, तो ये बॉल आया और बॉल यहां से लुढ़कते लुढ़कते यहां पर आ गया, नीचे की तरफ आ गया। तो जो 10 जूल यहां पर था वही 10 जूल यहां पर भी होगा, ये 10 जूल यहां पर भी होगा। ठीक है, ये बात आई समझ में। साथ में इसके पास ये जो 10 जूल होगा वो किसके वजह से होगा, क्योंकि ये मोशन में होगा। और ये 10 जूल इसके पास इसलिए होगा क्योंकि ये अर्थ सरफेस से h हाइट ऊपर होगा। तो ये इस वजह से जो एनर्जी आए इसी को बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी, और जो मोशन के वजह से एनर्जी आता है उसको बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी। तो जो इसके पास एनर्जी था कंजर्वेशन के द्वारा, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी होना चाहिए, तभी तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलेंगे। कंजर्वेशन का मतलब क्या हो गया, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। यहां तक किसी को डाउट है क्या? ये बात समझ में आई सबको? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन्स इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। तो इनिशियली इनके पास पोटेंशियल एनर्जी था, दैट इज ड्यू टू द हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो यहां पर टर्म हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। अर्थ के सरफेस को हम लोग मानते हैं कि इसका पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। तो ये हमारा है अर्थ सरफेस। सो ये इस अर्थ सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0। mgh का मतलब हो जाता है, m मतलब मास, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h मतलब हाइट, है ना। इसी को बोलते हैं mgh, और ये होता है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। ठीक है रौनक, देखो अगर समझ में आ रहा है तो हाँ बोलो, नहीं तो इसको स्किप कर देंगे, दूसरा एग्जांपल लेके आएंगे। सर जी बोलो। जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ के द्वारा जितना फोर्स लगाया जाता है उसके करस्पॉन्डिंग जो उसका एक्सेलरेशन होगा। यस समीर, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये रहने देते हैं। यस यस, लेफ्ट इट। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्यों इसको जबरदस्ती क्यों करना है। चलिए दूसरे एग्जांपल से इसको समझते हैं। दूसरा एग्जांपल है, मान लीजिए कि हमारे पास ये फुटबॉल ग्राउंड है ना, और यहां पर रखा गया है एक फुटबॉल। हाँ, ये फुटबॉल अच्छा वाला है, बढ़िया सा है, इसमें हवा भरा पड़ा है। सो किकिंग, किसी ने आया और इसके ऊपर किक लगाया, तो इसको किक करेंगे। तो जैसे इसमें किक करेंगे क्या हो जाएगा, इट विल स्टार्ट मूविंग विथ वेलोसिटी v। ठीक है, नाउ अगर ये ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक ही बार किक किया, आप इसके पीछे पीछे दौड़ के किक थोड़ी मारते रहेंगे इसको हमेशा। एक बार किक किया, बात खत्म हो गई। इसके बाद ये ऑब्जेक्ट मूव करके मान लो किसी भी समय पर यहां पर पहुंच चुका है, एट एनी टाइम। सो अगर ये इस पोजीशन पर होगा तो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहा होगा, मान लीजिए वेलोसिटी हो गया v डैश। अब न्यूटन अंकल ने क्या बोला था कि जो आप फोर्स लगाते हो
जब तक किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा या स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा। ऐसा न्यूटन का फर्स्ट लॉ करता है। क्या कहता है? The body will maintain its state of motion unless and until an external unbalanced force applied on it। आई बात समझ में? ऐसा न्यूटन साहब ने फर्स्ट लॉ में कहा था। इसका मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए अगर इस ब्लॉक का वेलोसिटी v डैश है तो ये ब्लॉक का वेलोसिटी सब जगह v डैश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसका वेलोसिटी क्या होना चाहिए? v डैश नहीं होना चाहिए, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या? इसके जस्ट रिवर्स। जो फुटबॉल को किक किया उसका वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होने लगा और फाइनली ये फुटबॉल यहां पर आकर के रेस्ट में आ गया, एट रेस्ट। ये बात समझ में आई सबको? यहां तक किसी को डाउट है? किसी को डाउट? नो डाउट। ओके, चलिए। सो अगर ये इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है और ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ गया तो ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ क्या कर रहा है? गलत प्रूव कर रहा है ना? इसका मतलब जो न्यूटन ने फर्स्ट लॉ जो दिया था वो गलत था। पर सब लोग जानता है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ गलत नहीं था। इसका मतलब कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स जरूर लग रहा है ना? आई बात समझ में? कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स जरूर लग रहा है। फिर इसके पीछे रिसर्च किया गया कि अच्छा क्या एक्सटर्नल फोर्स वो कौन सा है। तो जिस फोर्स से इसको जमीन पर धक्का मारा गया, तो मान लीजिए कि वो जमीन पर लगते लगते कुछ डिस्टेंस चला गया x, जमीन पर लगते कुछ डिस्टेंस चला गया x मीटर। इसी बॉल को उतना ही फोर्स से अगर हवा में फेंका गया तो ये चला गया x से भी आगे, बहुत दूर। तो यहां से क्या समझ में आया कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है दैट इज ड्यू टू द अर्थ सरफेस। ये सरफेस के द्वारा लगाया गया फोर्स है। क्योंकि ये हवा में है तो ज्यादा दूर ट्रेवल किया, जमीन पर कम दूर ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब ये अर्थ सरफेस ही है जो इसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। वो एक अपोजिट फोर्स लगा रहा है टू स्टॉप द बॉल। तो ये जो अपोजिट फोर्स सरफेस के द्वारा लगाया गया, इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है? किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन फोर्स उसको आगे बढ़ने नहीं देता है। एयर में कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है कि नहीं? बिल्कुल लगता है। एयर में भी एक्सटर्नल फोर्स लगता है। अच्छा मान लीजिए कि बॉल यहां पर होगा, तो इस पर एक्सटर्नल फोर्स क्या क्या लग सकता है? एक तो फोर्स लगेगा इस पर, नीचे की तरफ इसका खुद का वेट mg, और इस पर पीछे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन फोर्स या बोल सकते हो एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस लगेगा, इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगता है। लेकिन यहां पर जो ये जो फोर्स लग रहा है ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो इस फोर्स का वेलोसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। समझ में आया? समझ में आया क्या? एक ऑब्जेक्ट जो ऐसा जा रहा है इधर के तरफ और आप इस पर फोर्स लगाएंगे ऊपर से इस डायरेक्शन में, तो इसके वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसके वेलोसिटी में चेंज कब आता? जब इसके डायरेक्शन में फोर्स लगाते या इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते तब, है ना? लेकिन जब ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है और इसके परपेंडिकुलर अगर फोर्स लगाएंगे तो इसके वेलोसिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। समझ में आया?
चलिए, तो इतना तो समझ में आ गया कि जो फ्रिक्शन का कंसेप्ट है वो यहीं से आया कि अगर कोई मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट है वो धरती के ऊपर रुक क्यों जाता है, वाई इट स्टॉप्स सडनली, जबकि कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाता है। तो वो फोर्स कौन होता है, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स का डिफिनीशन है, डिफिनीशन लिख लीजिए, द फोर्स, लिखिए फ्रिक्शन फोर्स द फोर्स which is the force which opposes the relative motion between surface तो रिलेटिव मोशन को अंडरलाइन कर दीजिए। सॉरी, रिलेटिव मोशन का मतलब क्या हो जाता है, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन का हो जाता है मतलब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to another object, ठीक है। रिलेटिव मोशन का क्या मतलब हो गया कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन क्या होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव मोशन। तो फ्रिक्शन बेसिकली क्या करता है, दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। फिगर के तौर पे अगर समझें तो मान लीजिए कि ये है हमारा अर्थ सरफेस, ये है हमारा अर्थ सरफेस और इसके ऊपर रखा हुआ है ये ब्लॉक, ये ब्लॉक। अगर ये ब्लॉक मूव किया, मान लीजिए v वेलोसिटी से, हाँ एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखिए अगर ये ब्लॉक v वेलोसिटी से मूव किया और ये जो सरफेस होगा वो कहां होगा, रेस्ट पर होगा, सरफेस एट रेस्ट। इसका मतलब ये ब्लॉक v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, सरफेस है रेस्ट में, मतलब ये कुछ ऐसा है, दिस इज द सरफेस, है ना, एंड देयर इज ए ब्लॉक, लेट्स सपोज दिस इज योर ब्लॉक, है ना, एंड दिस ब्लॉक इज मूविंग, तो ये क्या है, ये सरफेस रेस्ट में है और ये ब्लॉक क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है। अच्छा, ये सरफेस ये रेस्ट में है, तो हम भी तो रेस्ट में है इसके रेस्पेक्ट में, तो ये रेस्ट में है मतलब हम भी रेस्ट में है, तो बोल सकते हैं कि हम दोनों एक जैसे हैं। क्लियर? सो अब देखिए अब ये जो ब्लॉक मूव कर रहा है, इसका मतलब मैं इसको देख रहा हूं तो ये कैसा दिख रहा है, मूव करते हुए। मैं इसको देख रहा हूं तो ये कैसा दिख रहा है, मूव करते हुए दिख रहा है। इसका मतलब मैं और बुक दोनों रेस्ट में है, तो बुक के रिस्पेक्ट में भी ये कैसा दिखेगा, मूव करते हुए ही दिखेगा। मतलब इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कैसा हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है। देखिए, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन, है ना। दोनों सरफेस के बीच में अगर ये स्लिपिंग होने लगा तो समझ लीजिए कि दिस इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूं, बहुत ज्यादा डीप फिजिक्स में ना जाए, तो सिंपल वर्ड में मैं कहूं तो इसको क्या बोलेंगे कि व्हेन देयर इज स्लिपिंग बिटवीन टू सरफेस, देयर इट विल बी कॉल्ड रिलेटिव मोशन। ये समझ में आया? समझे क्या? मोशन Yes, ऑफ एन ऑब्जेक्ट
मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट WRT विथ रेस्पेक्ट टू WRT का मतलब हो जाता है विथ रेस्पेक्ट टू अनदर बॉडी। अच्छा देखिए, यही बुक, यही ऑब्जेक्ट, अब बुक भी मूव कर रहा है और ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है, तो क्या इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है अभी? बताइए। यस सर, अभी हो रहा है कैसे हो रहा है? सर, क्योंकि वो बुक के ऊपर है। तो बुक भी मूव कर रहा है और सरफेस ये ब्लॉक भी मूव कर रहा है ना, ये बुक भी मूव कर रहा है और ब्लॉक भी मूव कर रहा है, तो क्या बुक एंड ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है? यस सर। नहीं, नहीं हो रहा है। इनके बीच में रिलेटिव मोशन तभी होता जब ये इसके ऊपर स्लीप करता। जैसे बुक इधर जा रहा हो और ब्लॉक इधर जा रहा हो, बुक इधर जा रहा हो और ब्लॉक इधर जा रहा हो, तभी जाकर के इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव मोशन। ठीक है? यस सर। ये सबको क्लियर है क्या? यस सर। रेस्ट प्लस मोशन इज रिलेटिव। अच्छा, वो एक दौड़ने वाला मशीन होता है ना, दौड़ने वाला मशीन, तो उस पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं और जो नीचे का जो सरफेस होता है वो पीछे की तरफ मूव करता है ना? इसका मतलब हम दोनों के बीच में क्या है, एक रिलेटिव मोशन है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूं। बाइक पर बैठते हो, है ना? अच्छा, सब लोग बाइक पर बैठे ही होंगे, तो मान लीजिए कि आप जिस बाइक पर बैठे हो उसके बगल में एक और बाइक पास हुआ। आप जिस बाइक पर बैठे हो, मान लीजिए इसका वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर आवर और आपके बगल में एक और बाइक गया जिसका भी वेलोसिटी है वो कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर। क्या ये बाइक आपसे आगे निकल जाएगा? बताइए, ये बाइक है ए और ये बाइक है बी, तो क्या बाइक बी बाइक ए से आगे निकल जाएगा? क्या नहीं निकलेगा। क्या दोनों एक साथ मूव करेंगे? क्या दोनों एक साथ मूव करेंगे? हाँ, बिल्कुल मूव करेंगे। सो जब दोनों एक साथ में मूव करेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो मेरे बगल में ही बैठा हुआ है, तो हम लोग इजीली बातचीत करते हुए जाते हैं, है ना? बहुत सारे दोस्त लोग या फ्रेंड लोग या फैमिली के लोग अगर दो बाइक पर जा रहे होते हैं तो एक ही स्पीड से अगल बगल जाते हैं, बात करते हुए जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे घर में ही बैठे हुए। तो वो बाहर से देखने पर लगता है कि अरे बाप रे, ये तो दोनों बहुत ही स्पीड में है, पर वो दोनों आपस में बात करते जाते हैं। क्या उनको स्पीड से कोई मतलब है? नहीं। क्या ये इसके रिस्पेक्ट में आगे जाता है? नहीं। इसके रिस्पेक्ट में आगे जाता तो क्या हो जाता है, ये आगे चला जाता और ये पीछे हो जाता। क्या बी के रिस्पेक्ट में ए आगे जा रहा है? नहीं, वो भी इसके बराबर है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन क्या है, जीरो है। दोनों में से कोई आगे पीछे नहीं जा रहा है, दोनों में से कोई स्लीपिंग नहीं हो रहा है। अब मान लीजिए कि ये 60 किलोमीटर है और ये 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर पर आवर। अब बताइए दोनों में से आगे कौन निकल जाएगा? ए आगे निकल गया, है ना? मतलब ये ध्यान दीजिए, ये आपका ऐसा है ना, ये ए है और ये है बी, मतलब ए गया 60 से और बी गया 50 से, तो ये ऐसा जा रहा है। तो देखो, ये ए है और ये बी है, ऐसा जा रहा है और ए बाहर निकल गया, तो क्या दोनों के बीच में स्लीपिंग हुआ? हुआ ना स्लीपिंग? ऐसा भले ही टकराए ना, लेकिन वो स्लीपिंग हुआ ना। यस सर। है ना? तो इसी को हम लोग बोलेंगे रिलेटिव मोशन। जब दो सरफेस में स्लीपिंग होता है, देखो अभी ये दो पाम है, दोनों स्लिप कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव मोशन। ये जो सरफेस है रिलेटिव मोशन। लेकिन जब दोनों पाम एक साथ में मूव करेंगे, एक साथ में मूव करेंगे, तो क्या ये रिलेटिव मोशन है? नो सर। नहीं है। वेरी गुड। फिर ये रिलेटिव मोशन नहीं है। नो सर। और जब ये स्लीप करेगा, एक दूसरे के ऊपर स्लीप करेगा, तो ये रिलेटिव मोशन है। आई बात समझ में?
Yes, sir. Yes, sir. फिर से बताइए कि अगर ये बुक है और ये ब्लॉक है और मैं बुक और ब्लॉक दोनों को एक साथ में घुमा रहा हूं, दोनों को एक साथ में घुमा रहा हूं, तो क्या इस ब्लॉक और बुक के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है क्या? No, sir. No, sir. नहीं हो रहा है। नो क्यों सर। नहीं हो रहा है? क्योंकि जहां पर ये ब्लॉक है बुक का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है इसके रिस्पेक्ट में। अगर पोजीशन चेंज हो जाता तो ये रिलेटिव मोशन होता, या इनके बीच में स्लीपिंग होता तो रिलेटिव मोशन होता। तो रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर मान लो कि आप रस्सी पकड़ के ऊपर चढ़ रहे हो, है ना, और रस्सी से स्लिप करके आप नीचे आ गए, रस्सी पकड़ा और आपने स्लिप करके नीचे आ जाना, तो क्या रिलेटिव मोशन हुआ वहां पर? बोलो बोलो। आपने रस्सी पकड़ा और स्लिप किया। यस, वेरी गुड प्रियांश, समीर, वेरी गुड। यस, इसका मतलब रस्सी से हम लोग जब स्लिप कर रहे हैं तो रस्सी और हमारे पाम के बीच में क्या हो रहा है? रिलेटिव मोशन हो गया। ठीक है, अच्छा, चल रहे हो, चलते चलते आपका पैर फिसल गया, पैर फिसल गया आपका। दैट मीन्स कि क्या आपके जो पैर है और जो अर्थ है इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हुआ? यू जस्ट स्लिप। यस, हुआ। वेरी गुड। Yes, sir. यस यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड सुमित, वेरी गुड, वेरी गुड। सो इसका मतलब क्या हो गया कि जो रिलेटिव मोशन है वो दो सरफेस के कांटेक्ट में आने के वजह से या नहीं आने के वजह से भी हो सकता है। फिर से सुनिएगा, रिलेटिव मोशन दो ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट में आने से या नहीं आने के वजह से भी हो सकता है। जैसे दो बाइक अलग अलग चल रहे थे, ये बाइक अलग चल रहा था, ये बाइक अलग चल रहा था, फिर भी इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो सकता है। दोनों में से किसी का भी स्पीड ज्यादा होगा तो दोनों में से एक का रिलेटिव मोशन हो जाएगा। बट जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स तभी लगेगा जब दो सरफेस कांटेक्ट में आएंगे तब, बिकॉज फ्रिक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स। याद करिए चैप्टर नंबर 1, याद आया? तो फ्रिक्शन फोर्स तभी लगेगा जब दो सरफेस कांटेक्ट में आएंगे तब। समीर, एयर फ्रिक्शन बहुत काम करता है। जो एयर फ्रिक्शन है ना, अगर वो काम नहीं करता तो अर्थ के ऊपर दिन भर में डेली कम से कम 100-200 पत्थर ऊपर से गिरते, आराम से गिरते ना। इतने सारे मेट्रॉइड्स हैं जो डेली आकर के अर्थ पे और अर्थ के एटमॉस्फेयर में जल जाते हैं। वाई? दैट इज बिकॉज ऑफ एयर फ्रिक्शन। अगर एयर नहीं होता तो ये फ्रिक्शन नहीं होता। अब अपने पाम को बहुत तेज आप ऐसा रगड़िए और देखिए हीट कितना प्रोड्यूस होता है ना। सो जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसका रेंज है 36,000 किलोमीटर से भी ज्यादा। सो एक मेट्रॉइड जो टूट करके ऊपर से आता है वो 36,000 किलोमीटर तक एयर रेजिस्टेंस, एयर के साथ ऐसा 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 एकदम कंटिन्यूअस वो रबिंग कर रहा होगा, एयर रेजिस्टेंस लग रहा होगा। तो सोचो उसमें कितना हीट प्रोड्यूस हो जाएगा, और तब तक तो वो जल के खाक हो जाता है। Yes, sir. ना समझ में? तो एयर रेजिस्टेंस, लेकिन अप टू आवर सर्टेन लेवल हम लोग तक एयर रेजिस्टेंस का हम लोग ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल मान के चलेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि हमारा हाइट बहुत छोटा है। हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, 1 किलोमीटर से ही किसी ऑब्जेक्ट को गिराएंगे। 1 किलोमीटर भी बहुत हो गया, ज्यादा से ज्यादा 10 मीटर 20 मीटर के ऊपर से ऑब्जेक्ट को गिराते हैं। देखो इतना ऊपर से गिराएंगे तो इतना दूर तक का एयर रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल होगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो एयर रेजिस्टेंस इफेक्टिव है, बट फॉर ए स्मॉलेस्ट हाइट इट कैन बी नेग्लेजिबल। आई बात समझ में? तो एयर रेजिस्टेंस अभी आपको उतना ज्यादा कवर करने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स जो एयर रेजिस्टेंस है वो सरफेस रेजिस्टेंस से थोड़ा कम होता है, ये बात ट्रू है ना, बिकॉज एयर इज अ गैस। तो जो गैस रेजिस्टेंस जो ऑफर करता है वो क्वाइट कम करता है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई स्पेस से जंप करेगा अर्थ पर तो वो जल जाएगा। करेक्ट, सही बात है।
जो कल्पना चावला का स्पेस शटल जल गया था, दैट वाज रैप्चर्ड, और वो कितने देर के लिए रौनक, वो फ्री फॉल नहीं था। जो आदमी ने कूदा है स्पेस से, वो आप देखिएगा, दैट इज नॉट स्पेस, दैट इज स्पेस स्टेशन, जो कि यहां से 300 किलोमीटर की दूरी पर होती है। आई नो आप किस वीडियो की बात कर रहे हो। यस समीर, ऑफ कोर्स। सो अब जिस वीडियो की आप लोग बात कर रहे हो, वो एक स्पेस स्टेशन है, नॉट स्पेस। तो स्पेस स्टेशन अलग चीज है, स्पेस अलग चीज है, करेक्ट। तो ऊपर से जो स्पेस से आदमी अगर कूदता है तो वो बस मालूम नहीं, स्पेस स्टेशन से कूद सकते हो विद द हेल्प ऑफ पैराशूट। वो भी पैराशूट से ऊपर से कूदते हैं, नीचे जैसे ही वो टकराने वाले होते हैं पैराशूट ओपन कर देंगे तो उनका वेलोसिटी स्लो हो जाएगा, तो ऑल ऑफ द सडन उनका फ्रिक्शन भी कम हो जाता है। ठीक है, तो 300-400 किलोमीटर के लिए वो लोग उसका स्विच, वैसा सूट डिजाइन किए रहते हैं वो लोग, सो दैट उतने टेम्परेचर को वो सस्टेन कर सके। और किसी को डाउट है? अपर टू लोअर एटमोस्फियर एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, देखिए एयर रेजिस्टेंस का कोई या फ्रिक्शन का कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। रौनक नहीं, देखो रॉकेट वापस आ सकता है, अभी रिसेंटली इंडिया ने डिजाइन किया है रॉकेट वापस आने वाला। तो वो रॉकेट क्या करेगा, छोड़ेगा और छोड़ करके वापस चला आएगा। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो चल बसेगा। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन डिजाइन। मान लो कि एटमोस्फियर में अगर 5000 डिग्री सेल्सियस तक का अचीव हो रहा है ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, so we could design an object which can extend up to 5000 degree Celsius. It is our capability. हम लोग एक ऐसा मटेरियल बना सकते हैं जो 5000 डिग्री सेल्सियस तक को सहन कर सकता है। आई बात समझ में? यस यस यस। तो जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो आएगा वो खत्म ही हो जाएगा। हाँ, मेट्रॉइड्स के पास वैसा उनका कवच में कवर नहीं है। अब जरूरी थोड़ी है कि सारे के सारे मेट्रॉइड्स खत्म हो जाते हैं। जो हेवी मेट्रॉइड्स होते हैं वो जमीन पर आके टकरा भी जाते हैं। यस समीर, लिक्विड आल्सो कॉजेस फ्रिक्शन। अब कौन सी कॉजेस फ्रिक्शन, बट दैट इज क्वाइट लेसर देन सॉलिड। सबसे ज्यादा फ्रिक्शन जो ऑफर करता है वो सॉलिड करता है, एंड देन लिक्विड, एंड देन गैस। तो सबसे कम ऑफर जो करता है रेजिस्टेंस वो है गैस, फिर लिक्विड एंड देन सॉलिड। अभी देखो पानी में आप तैरो, तो पानी में तैरोगे तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाकर के आप आगे बढ़ते हो। अभी देखो हवा में बढ़ने के लिए आपको उतना ज्यादा फोर्स नहीं लगाना है जितना आपको पानी में तैरने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है। आई बात समझ में? ये सबको क्लियर है क्या इतना? यस सर। ठीक है, ओके चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए फ्रिक्शन लगने के पीछे व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन लगता क्यों है, फ्रिक्शन क्यों लगता है, व्हाट आर द कॉजेज। सो ये हमारा क्वेश्चन है, व्हाई इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्यों है। तो फ्रिक्शन दो कारणों की वजह से है। पानी में आप ऊपर रहिए और नीचे रहिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, फ्रिक्शन लगेगा ही लगेगा, है ना। सो फ्रिक्शन दो कारणों की वजह से लगेंगे। फर्स्ट, दैट इज कॉल्ड रफनेस, है ना। रफनेस की वजह से फ्रिक्शन फोर्स लगता है। रफनेस याद रखिएगा, ये रफनेस सब जगह वैलिड है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी एंड गैस में भी। अगर ऑब्जेक्ट में रफनेस ज्यादा होगी तो एयर रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन ड्यू टू लिक्विड या फ्रिक्शन ड्यू टू सॉलिड सरफेस ये ज्यादा ही होगा।
है ना। ये बात आई समझ में। अब रफनेस की वजह से देखिए सॉलिड के साथ फ्रिक्शन कैसे लगता है। मान लीजिए ये एक आपका सरफेस है ना, और इस पर एक ब्लॉक रख दिया गया ऐसा, ये हमारा अर्थ सरफेस है और ये हमारा हो गया ब्लॉक। अगर मैं इस ब्लॉक के जो कांटेक्ट सरफेस है, कांटेक्ट सरफेस यही होगा हमारा कांटेक्ट सरफेस, इस कांटेक्ट सरफेस का अगर हम लोग जूम में फिगर करके दिखना, जूम फिगर, तो ये सरफेस आपको कैसा दिखेगा, इतना दिन का सरफेस आपको कैसा दिखेगा, ये सरफेस आपको दिखेगा कुछ इस तरह। ऐसा, दिस विल बी लुक लाइक रफ स्ट्रक्चर। स्मूथ नहीं होगा, ये बिल्कुल ही स्मूथ नहीं होगा, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होगा ही होगा, इतना स्मूथ पॉसिबल नहीं होता है कि वो स्ट्रेट लाइन एकदम हो जाए। और जो सरफेस होगा, सरफेस भी आपको किस तरह से दिखेगा, कुछ ऐसा, है ना। ये जो टॉप वाला जो सरफेस है दैट इज ड्यू टू द ब्लॉक, ये ब्लॉक का सरफेस है, और ये जो बॉटम वाला सरफेस है दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ सरफेस, है ना। तो अब अगर ध्यान से देखिए कि जो टॉप सरफेस है और जो बॉटम सरफेस है ये कैसे हैं, एक दूसरे को इंटरलॉक किए हुए हैं, है ना। ये और ये एक दूसरे को इंटरलॉक किए हुए हैं, ध्यान से देखिए, ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन एक दूसरे को इंटरलॉक किया है ना। ये पोर्शन एक दूसरे को इंटरलॉक किया हुआ है, तो ये सब के सब क्या किए हुए हैं, एक दूसरे को इंटरलॉक किए हुए हैं। अब जैसे ही हम लोग फोर्स लगाते हैं, बॉडी को मूव कराने लगते हैं, तो क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्ट ऐसा है, जैसे ही ये मूव करेगा इंटरलॉक होगा, इंटरलॉक को तोड़ने में फोर्स लगेगा, ये टूटेगा और फिर ये मूव कर जाएगा। आई बात समझ में। तो ये ऐसा ही होता है, इंटरलॉकिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ता है ना। तभी तो देखते हैं कि हैवी चीज को अगर मूव कराओगे तो वो जमीन को प्लेन करते हुए मूव करता है। तो प्लेन करता है इसका मतलब क्या हो गया कि जो अर्थ सरफेस के रफनेस है उन सबको तोड़ते हुए वो मूव करेगा, ये सब क्या कर देगा, इन सबको तोड़ करके एक बराबर प्लेन कर देगा, ऐसा ये ऐसा प्लेन हो जाएगा, है ना। तो जो इसका रफनेस है वो क्या हो जाएंगे, प्लेन हो जाएंगे। इसलिए रफनेस के वजह से एक फ्रिक्शन आ जाता है। और दूसरा जो सेकंड कॉज है दैट इज ड्यू टू, अच्छा ये समझ में आया ना, किसी को डाउट है क्या इसमें किसी को डाउट है क्या। नो सर। रफनेस प्लेन समीर दोनों का हो जाएगा, प्लेन सरफेस दोनों का हो जाएगा, और ये डिपेंड करेगा कि किसका हार्डनेस या किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है ना। और मान लो कि अगर दोनों ही सरफेस हार्ड होंगे तो दोनों का हो जाएगा, है ना। अगर पत्थर के ऊपर आयरन को मूव कराओगे लोहे को, तो लोहा भी घिसेगा और आयरन भी, लेकिन आयरन को अगर अर्थ के ऊपर मूव कराओगे तो आयरन कम घिसेगा, अर्थ ज्यादा घिसेगी। तो डिपेंड्स अपॉन द हार्डनेस कि कौन सा सरफेस कितना ज्यादा स्मूथ होगा। ठीक है। जो दूसरा कारण है दैट इज ड्यू टू द एडेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स क्या होता है, मार्केट से एडेसिव खरीदते हो ना, गम, मोनोफिक्स, फेविकॉल, ये सब क्या है, ये सब एडेसिव है। एडेसिव मतलब समझते हो ना, चिपकाने के लिए यूज में आता है दो डिफरेंट मटेरियल्स को। ग्लू, यस ग्लू। तो एडेसिव उसको बोलते हैं, जो ग्लू होता है ना उसको एडेसिव ही बोलते हैं। तो एडेसिव का मतलब क्या हो गया कि दो डिफरेंट सरफेस को चिपका देना। तो बेसिकली एडेसिव का काम क्या होता है, एडेसिव वर्क कैसे करता है, देखो ये एक सरफेस हो गया, है ना। अब इसके ऊपर हमने लगाना है ग्लू, तो आप लगा दीजिए एक सरफेस ग्लू का,
ये मैंने लगा दिया ऐसा ग्लू, है ना, एडहेसिव लगा दिया। एंड देन इसके ऊपर एक और ऑब्जेक्ट रख देंगे जिसको आपको चिपकाना है। ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा सेकंड वाला। ये जो एडहेसिव है ना, ये काम करता है एज ए मेडिएटर। ये कौन सा काम करता है? सर आवाज कट रहा है। चलिए, तो ये जो एडहेसिव है ये इन दोनों ब्लॉक को चिपका लेता है ना। तो बेसिकली ये उस प्रॉपर्टी पर काम करता है जिसको हम लोग बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। तो एडहेसिव फोर्स का मतलब क्या हो जाता है कि दो ये एटम है, ये एक मॉलिक्यूल है जिसका ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे, और ये एक दूसरा ब्लॉक है जिसके भी मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे होंगे, है ना। ऐसे मॉलिक्यूल्स अरेंज होंगे इसमें भी। तो हम लोग जानते हैं कि एक एटम दूसरे एटम के ऊपर फोर्स लगाता है ना। एक एटम दूसरे एटम के ऊपर फोर्स लगाता है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, सब के सब आपस में फोर्स लगाएंगे। इसके वजह से ये चिपक जाते हैं एक दूसरे के साथ, जिसको हम लोग बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। सो फ्रिक्शन फोर्स इज ड्यू टू टू रीजंस, दैट इज रफनेस एंड सेकेंड वन इज एडहेसिव फोर्स, है ना। एडहेसिव फोर्स को बोल सकते हैं दैट इज फोर्स ड्यू टू विच force due to which two different material stick to each other, so जो एडहेसिव फोर्स होता है उसका मतलब क्या हो जाता है कि वो फोर्स जिसके द्वारा दो अलग अलग मटेरियल आपस में चिपक जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एडहेसिव फोर्स। ठीक है, ये समझ में आ गया? डिलीट करूं क्या? इसको रब करूं? हाँ जी, यस सर, नो? सर वीडियो क्लियर नहीं है। वीडियो क्लियर नहीं है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। बोलना चाहिए था ना। सर वीडियो बार बार रुक जा रहा है। यस सर। दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है जो बहुत स्मूथ हो, है ना। बट हाईएस्ट स्मूथ लेवल क्या होता है, दैट इज ऑन द ग्लास। ग्लास सबसे ज्यादा स्मूथ होता है, इससे ज्यादा स्मूथ कुछ भी नहीं हो सकता। क्लियर? और जो ऑयल होता है ना, ऑयल और बटर, हाँ सर ग्लास क्या होता है? फिर से बोलो, फिर से बोलो।
सर ग्लास क्या होता है? ग्लास शीशा? अच्छा तुम्हें क्या लगा ग्लास पीने वाला, वो वाला ग्लास नहीं, ओके शीशा सर। शीशा। ठीक है। सो जो आपने बोला ना कि ये बटर और ऑयल, ऑयल बेसिकली देखिए उसको हम लोग स्मूथ नहीं बोलते। ऑयल और बटर लगाने की वजह से स्मूथ क्यों हो जाता है? नहीं, टाइल्स और ये स्मूथ नहीं होता है उसके द्वारा। सबसे ज्यादा स्मूथ ग्लास ही होता है। ठीक है। हाँ, अभी देखो ऑयल डालने की वजह से क्या हो जाता है, ये जो सरफेस है ना, ये अगर रफ होगा ऐसा, अगर ये ऐसा रफ होता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, यहां पर ऑयल डाल देते हैं। ये ऑयल डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रफनेस इस पानी के अंदर छुप जाएगा, इस ऑयल के अंदर ये ढक जाएगा, है ना। तो ये आपका सरफेस ऐसा दिखने लगेगा। अब इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कराओगे तो ये इसके बीच में इंटरलॉकिंग नहीं होगा पहले की तरह जैसा होता था, है ना। ये इंटरलॉकिंग नहीं होगा, इस वजह से ये फ्रीली मूव कर जाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लुब्रिकेंट। तो किसी भी लुब्रिकेंट को देखिएगा वो हल्का नहीं होता है। सर ये वाटर से भी हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल वाटर से भी हो सकता है, तभी तो वाटर डालने की वजह से बोलते हैं ना जरा संभाल के चलो स्पीड कर जाओगे। तो जब बारिश होती है तो गिरने की संभावना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी सर जो वीडियो क्लियर नहीं आ रहा ठीक से। हाँ सर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा तो समझ नहीं आ रहा ठीक से। वीडियो सबका पॉज है क्या? प्लीज चैट में बताइए, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। रौनक नो, ठीक है सही है, अब क्लियर आ रहा है। केतन सही नहीं है, अंशुल सही है, स्वाति सही नहीं है। ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हम्म। ओके जस्ट वेट, मैं दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करता हूँ। अब वीडियो ठीक है क्या अभी? नो सर। नहीं रौनक यस, अब बाकी लोग बताइए। सर वीडियो रुक रुक के आ रहा है। अनीस सही है, रौनक सही है, प्रत्युष सही है, क्लियर क्लियर, समीर सही है। हाँ सही तो है, सब लोग बोल रहे हैं अभी। सर अब सही हो गया। हाँ ठीक है। सो देखिए बेसिकली अगर किसी भी सरफेस के ऊपर जो हम लोग ऑयल डालते हैं तो ऑयल में क्या हो जाता है, जो सरफेस का रफनेस है वो रफनेस छुप जाता है, ढक जाता है, और उसके ऊपर एक लिक्विड का लेयर बन जाता है। तो जैसे ही मैंने बताया कि लिक्विड का फ्रिक्शन सॉलिड के फ्रिक्शन से कम होता है, इस वजह से ये जो ऑयल डालते हैं, ऑयल डालने की वजह से सरफेस क्या हो जाता है, स्लिपरी हो जाता है ना। तो जो भी हमारा लुब्रिकेंट होता है नॉर्मली आप देखिएगा कि वो क्या होता है, एक लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन एक ऐसा लुब्रिकेंट है जो सॉलिड फॉर्म में भी होता है, पाउडर फॉर्म में। क्या आपको पता है उस लुब्रिकेंट का नाम? नो सर। नो, एक ऐसा
लुब्रिकेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट पता है क्या? जो आपका पेंसिल का लीड है दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ कार्बन। तो ग्रेफाइट का पाउडर अपने आप में लुब्रिकेंट की काम करता है। अच्छा, कैरम बोर्ड खेलते हैं तो कैरम बोर्ड का जो पाउडर होता है दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लुब्रिकेंट। तो वो लुब्रिकेंट क्या करता है? वो जो कैरम बोर्ड है, कैरम बोर्ड के जो सरफेस है, जो सरफेस का रफनेस है, वहां पर वो क्या हो जाएगा, वो छोटे छोटे पाउडर जाकर के भर जाएंगे, है ना। ये पाउडर जाकर के इसके ऊपर भर जाएगा और ये एक अपना लेयर बना देगा ऐसा स्मूथ। अब क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर स्लाइड कर जाएगा, इस पाउडर के ऊपर। अब इंटरलॉकिंग नहीं होगा। तो इंटरलॉकिंग नहीं होगा तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाँ, यस समीर, ग्रेफाइट कैन अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, है ना। इसलिए तो मैंने ये नाम लिया, क्योंकि इस लुब्रिकेंट का यूज काफी बढ़ जाता है ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी। है जी। बाइक के टायर में ग्रिप होते हैं। हाँ, बाइक के टायर में ग्रिप इसीलिए होते हैं सो डैट कि जब आप ब्रेक लगाओ तो आप स्कीड ना करोगे। अगर बाइक के टायर में ग्रिप नहीं हुआ और आपने ब्रेक लगाया तो वो टायर स्कीड कर जाएगा ड्यू टू द लैक ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन हमारे लिए सही भी है, फ्रिक्शन हमारे लिए गलत भी है ना। फ्रिक्शन के वजह से हमें ज्यादा काम करना पड़ता है, फ्रिक्शन के वजह से ही हम काम कर पाते हैं। आई बात समझ में? फ्रिक्शन के वजह से हमें वर्क ज्यादा करना पड़ता है, ज्यादा एनर्जी अप्लाई करनी पड़ती है, लेकिन उस फ्रिक्शन के वजह से ही हम काम भी कर पाते। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो कोई काम नहीं कर पाते। आई बात समझ में? तो फ्रिक्शन इज गुड एज वेल एज बैड टू। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ब्रेक अप्लाई नहीं होता, फिर गाड़ियां नहीं चलती। लाइक वो जो स्लेज गाड़ी जो होता है, जो बर्फ पे चलता है ना, उनको ब्रेक अप्लाई करने में दिक्कत होती है। ठीक है, ज्यादा क्लियर है सबको? यस सर। ओके, तो वंस अगेन क्लास को थोड़ा सा मैं फिर से रिवाइंड कर दूं। फ्रिक्शन का डिफिनेशन क्या था कि फ्रिक्शन इज दैट फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस, है ना। सो फ्रिक्शन इज ड्यू टू टू रीजन्स, वन इज रफनेस ऑफ द सरफेस एंड अनदर वन इज ड्यू टू एडहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ टू सरफेस। सो एडहेसिव फोर्स क्या होता था? Adhesive force is the force between two different materials or two substances by which it stick to each other. तो adhesive force के वजह से दो अलग अलग मटेरियल आपस में स्टिक कर जाते हैं, चिपक सकते हैं, है ना। सो हमने देख लिया कि रफनेस के कारण क्यों फ्रिक्शन लगता है, और दूसरा एडहेसिव बॉन्ड के कारण फ्रिक्शन क्यों लगता है। इसके बाद है नेक्स्ट, अच्छा एक और था इसमें प्रॉपर्टी, वो क्या था कि फ्रिक्शन फोर्स तभी लगेगा जब दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होगा और वो सरफेस दोनों कांटेक्ट में होंगे तब। तो ये तो अपने को पहले से पता है क्या कि फ्रिक्शन फोर्स इज अ कांटेक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी डायरेक्शन की भी इंपॉर्टेंस है। सो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज अपोजिट टू direction of friction force is opposite to the direction of relative motion. और ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI,
है ना। ये डायरेक्शन सच बताऊं तो 11th तक किसी को कैलकुलेट करने नहीं आता है ना। नहीं समझ में आने के कारण फ्रिक्शन टफ प्रॉब्लम बन जाता है, बिकॉज डायरेक्शन कैलकुलेट करने नहीं आता है। So I will tell you the very easy method in the next class how to find the direction of friction. तुम लोग 1 मिनट में ऐसे ऐसे फाइंड आउट कर लोगे कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। उसका एक छोटा सा ट्रिक है, बट टिल देन यू विल हैव टू वेट। आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट है तो बताइए। किसी को कुछ पूछना है? No problem, sir. हाँ, यस आलोक, क्लास इज ओवर। No चलिए problem. मतलब ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हाँ यस अनीस, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। ओके ओके देन, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप एंजॉयिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बी सेफ, बाय बाय। Bye.